जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग रसायन विज्ञान के एक विशेष टॉपिक जो कि परमाणु संरचना है और जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड घटना चक्र बुक का हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से बुक्स जो है सो प्रीवियस एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो आइए इसको जो है सो हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा वो है। देखिए क्या है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है। किसमें अभिव्यक्त किया जाता है? तो अभिव्यक्त किसमें किया जाता है? तो एएमयू में किया जाता है। जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं, ये एएलपी परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो है देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि किसी परमाणु के द्रव्यमान या परमाणु भार उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। परमाणु भार को एएमयू में व्यक्त किया जाता है। इसका मान 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो ये देख लिया। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कैथोड किरणें हैं। क्या है? कैथोड किरणें हैं। इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन की धारा, बी धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा, या फिर सी अनावेशित कणों की धारा, या फिर डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर क्या? ए इलेक्ट्रॉनों की धारा। तो इलेक्ट्रॉनों की धारा है आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए क्या है। कैथोड किरणों की खोज जूलियस पलकर ने की। जे टॉमसन तथा विलियम क्रूक्स द्वारा किए गए प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित होती है तथा इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है सी नंबर का। देखिए ये 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए बार बार इसको देखना चाहिए। क्या है? परमाणु संख्या Z एवं परमाणु द्रव्यमान A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए ये सिलीगुड़ी आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी मुजफ्फरपुर में पूछा गया, 2004 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जो है सो बी। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जेड। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड के बराबर होता है। जेड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटोन इक्वल टू जेड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटोन होता है किसी भी परमाणु में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की ही संख्या बोला गया है, इसीलिए जेड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर न्यूट्रॉन की संख्या बोला जाता तो ए माइनस जेड कर देते तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाता। तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन की संख्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। ठीक है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? परमाणु संख्या जेड नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन यानी कि धन आवेशों की संख्या, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जेड के बराबर होती है। तो ये देख लिया आपने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आप तक और से अच्छा वीडियो जो है सो आपको पहुँचाते रहेंगे और जो है सो हम जो है हमारी मोटिवेशन बना रहेगा और आपको आपके लिए और अच्छे से अच्छे काम कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर है, किसके बराबर है? ये देखिए 2 बार पूछा गया, 2003 में, 2004 में पूछा गया है। तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? ए नंबर में है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के जोड़ के बराबर, या फिर सी नंबर इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ के बराबर, या न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या है। किसी परमाणु
कि परमाणु की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर उसके नाभिक में उपस्थित धन आवेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या होती है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए नाभिक की रिएक्टर से संबंधित है कि नाभिक की रिएक्टर में भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको कि D2O बोला जाता है, का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सभी आंसर इसका जानते होंगे। मंदक के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। कह रहा है नाभिक के रिएक्टर में भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। आंसर सही है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है, दूसरे तरीके से पूछा है। और देखिए आरआरबी रांची द्वारा 2003 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, क्या है, D2O है, इसका यही होता है। और D2O का कितना होता है, 18 होता है इसका ये। ठीक है, आइए इसका जो है अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है अगला हम लोग। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिए आरआरबी भोपाल पे पूछा हुआ है और आरआरबी अजमेर में भी ये इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। देखिए ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया गया है, आरआरबी भोपाल, आरआरबी अजमेर, आरआरबी जो है सो मुंबई के द्वारा। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना चाहिए और बार बार पढ़ के याद करना चाहिए, ताकि जो है सो अगर दोबारा अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमसे छूटे ना। देखिए क्या है, सूर्य की रेजिडेंट ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे होती है, नाभिक के विखंडन से, या फिर बी नंबर में नाभिक के संलयन से, सी नंबर में कंबस्टन से, या डी नंबर में कॉस्मिक रेडिएशन से। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए इसको जो है सो ये तो छूटना ही नहीं चाहिए। ये क्या होता है, नाभिक, सूर्य में क्या होता है, नाभिक के संलयन होता है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और आइए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए बी नंबर है और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए आइए क्या है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है, सूर्य की रेजिडेंट ऊर्जा नाभिक संलयन से उत्पन्न होती है। नाभिक संलयन वह अभिक्रिया है जिसमें दो बहुत हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रियाओं को ताप नाभिक की अभिक्रिया यानी कि थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत उच्च तापमान पर होती है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 नंबर का कोई बात नहीं है, अगर आप लोग तो सभी पढ़े होंगे, बस इसको रिवीजन हम लोग कर रहे हैं ताकि ये बार बार रिवीजन होके और जो है सो हमारे दिमाग में छप जाए, और ताकि जो है सो एग्ज़ाम में भूल से भी गलती ना हो। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को के एकत्रित रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के एकत्रित रूप को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, डी नंबर आंसर होगा, न्यूक्लियन कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। तो क्या है इसका, देखिए परमाणु के नाभिक की रचना में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाग लेते हैं। प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों के सामूहिक रूप को न्यूक्लियन कहा जाता है। तो आइए इसका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, कह रहा है, देखिए आरआरबी रांची से दिया गया है, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है एलपी में। देखिए नाभिक संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं, नाभिक संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे और कैसे क्या होता है वो भी देखेंगे। तो ये क्या है, एक संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा में बदलना है। संलयन में अति प्रलयकारी तापमान की आवश्यकता होती है। संलयन अधिक ताप निर्मित करता है। संलयन अभिक्रिया धूप में होती है। तो ये क्या है, नाभिक संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि संलयन अधिक ताप निर्मित करता है। क्या है, संलयन अधिक ताप निर्मित करता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। कह रहा है नाभिक के संलयन की अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया में अपरिमित ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण नाभिक संलयन की क्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये हो गया आरआरबी पटना से क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर कह रहा है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु सामान्यतः किस ईंधन का प्रयोग होता है, तो किस ईंधन का प्रयोग होता है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ईंधन बनाने हेतु हमें
आप ये इनका सारे लोग जानते होंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235 का। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, देखिए डी नंबर है आंसर। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक ताप ऊर्जा केंद्र होता है जिसमें ऊष्मा का स्रोत न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्टी होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊष्मा यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। अतः यूरेनियम 235 न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता से पूछा गया है कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित बीटा किरणें हैं। क्या नाभिक में न्यूट्रॉनों के क्षय द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आयनों विस्थापित कक्षीय इलेक्ट्रॉनों इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है, नाभिक में न्यूट्रॉनों के क्षय द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। फॉलो कर दे अगर फेसबुक पेज पे हैं, और जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो है लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि जो है सो हम जो है सो आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है सो ले के आएँ। लाइक शेयर करना ना भूलें, इससे जो है सो हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। देखिए लाइक शेयर कर दे ताकि जो है सो हम आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट में हम आप तक ला पाएँ। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी ऋणावेशित किरणें हैं। बीटा कण के उत्सर्जन से तत्व के द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु परमाणु क्रमांक एक यूनिट बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए बीटा जो होती है, यही बीटा को जब इस तरह से पोलोनियम और एक इलेक्ट्रॉन जो है सो जब ये होता है, ऐसा रिएक्शन होता है, पोलोनियम और बीटा कण बाहर निकलता है। जैसे विस्मत की ये दिया गया है कि विस्मत में क्या होता है, उसी को दर्शाया गया है। तो देखिए विस्मत और पोलोनियम का जो है सो बीटा कण के साथ रिएक्शन ये दर्शाया गया है। इसको आप देख लीजिएगा कैसा कैसा है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, अजमेर से है। कह रहा है कि रेडियो सक्रियता क्रिया में होता है। ए नंबर में है कि यार क्या है, ए नंबर में क्या है, ए नंबर में है एक भारी नाभिक छोटे नाभिक में टूटता है। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। सी नंबर में है एक नाभिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। या डी नंबर में है एक भारी नाभिक का विखंडन बमबारी द्वारा हल्के कण न्यूट्रॉन के साथ होता है। तो ये क्या होता है, ये देख लीजिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि एक नाभिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। एक नाभिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 13 नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन है, रेडियोएक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वतः एक प्रकार की बेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं। पदार्थों का यह स्वतः बेधी किरणों को उत्सर्जित करने का गुण रेडियो सक्रियता कहलाता है। यह तत्व के परमाणु के नाभिक का गुण होता है। उत्सर्जित किरणों अवस्थित अल्फा तथा बीटा कणें तथा गामा किरणें होती है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्या है, कह रहा है एक तत्व के समस्थानिकों में ए नंबर में है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। या फिर डी नंबर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक अगर होगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए समस्थानिकों में परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से अवयव से समस्थानिक की विशेषता क्या है। ए नंबर में अप्रायिक आकार के न्यूट्रॉनों की उपस्थिति, परमाणु में भिन्न संख्या के इलेक्ट्रॉन, नाभिक में भिन्न संख्या के प्रोटॉन, नाभिक के भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन। इसमें से क्या हो जाएगा, 2014 में पूछा गया है परीक्षा में। ये है, इसका आंसर हो जाएगा नाभिक के भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन। तो डी नंबर होगा आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है कि
कह रहा है कि समस्थानिक उन परमाणु को कहते हैं जो एक ही तत्व के हो तथा समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या रखते हैं। तो ये हो गया समस्थानिक। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग का क्या है। आइए इसको देखते हैं कि क्या है। इसका है, कह रहा है कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और उसके बाद अतः स्पष्ट है कि नाभिक में भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या समस्थानिक की विशेषता होती है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको जो है सो बार बार ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ के जो सो याद करना चाहिए ताकि भूल से भी गलती ना हो हमारी। एक एक नंबर जो है सो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान क्या है। देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या है यही पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, निकालना पड़ेगा इसका आंसर, और इसका आंसर है आपका जो है सो बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 22। कैसे होगा ये देखिए, आइए कैसे होता है। जैसे ये देखिए क्या बोल रहा है, किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान पर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 10 दिया हुआ था, न्यूट्रॉन की संख्या 12 दिया था। इस हिसाब से कितना होगा, 22 हो गया। 12 10 22 हो गया। अतः तत्व के परमाणु द्रव्यमान 22 AMU जो है तो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए 16 नंबर वाला क्वेश्चन है। आंसर भी देख लियो, कोई बात नहीं है, हम तो रिवीजन ही मार रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर एकक ऋणावेश किसके समतुल्य होता है। एकक ऋणावेश किसके समतुल्य होता है। तो एकक ऋणावेश मतलब एक जो है सो ऋण आवेश कितना होता है, तो ये होता है, ये नंबर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। 2003 में पूछा गया LP के द्वारा। देखिए क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूल कण होता है, इस पर एक यूनिट ऋणावेश होता है, इसका परिणाम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आइए इसका अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए चंडीगढ़ के लिए है। यह है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 17 नंबर का बी हो जाएगा। कैसे आंसर हो जाएगा, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए यह इसका एक्सप्लेनेशन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित धन आवेशों प्रोटॉन के बराबर होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। अतः जहाँ किसी परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन है वहाँ प्रोटॉनों की संख्या भी 18 होगी। यानी कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी 20 + 18 यानी 38 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख लिए कि 38 किस हिसाब से हो गया। तो आइए इसका अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यानी कि इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे कि इस तरह से देखेंगे। अतः वह तत्व जो है सो 18 जो है सो 18 प्रोटॉन को नीचे लिखा जाता है या इलेक्ट्रॉन को नीचे लिखा जाता है, और आपको जो है सो ऊपर में जो है सो न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। तो ये समझ में आ गया किस हिसाब से है। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम 92 और 235 के प्रोटॉन P तथा न्यूट्रॉन N की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो यूरेनियम का पूछ दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या होती है, और प्रोटॉन के किसी भी जो है सो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या और जेड बराबर होती है। और यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, इसी इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन की संख्या बताता है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है 238 - 92 करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 146 हो जाएगा। तो 146 यहाँ पे है, तो इस हिसाब से होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें दिया गया है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित धन आवेशों यानी प्रोटॉनों को तत्व का परमाणु क्रमांक Z कहा जाता है। तत्व का परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु द्रव्यमान A के साथ निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, ये एलिमेंट रहेगा और ये Z रहेगा और ये A रहेगा। इस तरह से हम लोग जो है दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का भी देखेंगे तो उसी हिसाब से होता है। ये जैसे यूरेनियम का ही देख लीजिए, यहाँ पे यूरेनियम हो गया
और यूरेनियम के बाद क्या है, ये Z हो गया, ये Z हो गया, और ये A हो गया, ये A हो गया। तो इस हिसाब से प्रोटोनों की संख्या 92 हुई तथा न्यूट्रॉनों की संख्या A-B यानी कि ये 146 हो गई। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 RRB कोलकाता में पूछा गया है। देखिए क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएँ होती है। क्या होती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएँ होती है। कौन सी अभिक्रियाएँ होती है? तो इसका देखेंगे क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, तारों के अंदर। तारों के अंदर होती है नाभिकीय। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए बी नंबर है, कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रियाएँ, कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रियाएँ ऊर्जा उत्पादन का एक श्रेष्ठ स्रोत है। इनमें दो नाभिक संयुक्त होकर या एक नाभिक दो छोटे नाभिकों में विखंडित होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तारों में ऊर्जा उत्पादन ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं नाभिक के संलयन के माध्यम से ही होता है। सौर ऊर्जा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? अस्थायी कण पूछा गया है, तो कौन सा कण अस्थायी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? डी, न्यूट्रॉन। आइए अगला हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक स्वतंत्र न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है। आइए इसका हम लोग आगे देखते हैं क्या है। देखिए RRB पटना में पूछा गया है, नाभिक की विखंडन। क्या कह रहा है कि नाभिक के विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिक के विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन जो है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए क्या होता है। देखिए क्या है, यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों के बौछार करने पर भारी नाभिक लगभग बराबर साइज के दो खंडों नाभिकों में विभक्त हो जाता है और इसके साथ ही काफ़ी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को नाभिक संलयन नाभिक की विखंडन मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त होती है, अतः रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। ये क्या ज्ञात करने में सहायक है? लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक है? तो ए नंबर हो जाएगा आपका कार्बन 14। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। LP में पूछा हुआ है। देखिए लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 जो कार्बन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक होता है, सहायक होता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 23 पटना में पूछा गया है। पटना LP में मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। कौन सा विकिरण है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? ए नंबर में है अल्फा किरणें, बी नंबर में है बीटा किरणें, सी नंबर में गामा किरणें, या डी नंबर में है परावैगनिक किरणें। तो इसमें से कौन सा है? तो कौन सा है 23 नंबर का? तो ये सी नंबर है, गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें सबसे हानिकारक होती है मनुष्य के लिए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें हैं, क्योंकि इनकी वेदन क्षमता अधिक होती है तथा ये त्वचा को वेद कर हमारी कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई RRB मुंबई या भोपाल दोनों में पूछा गया है 2003 में। निम्नलिखित कणों में कौन सा एक मूल कण नहीं है? कौन सा एक मूल कण नहीं है? क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, या फिर न्यूट्रॉन है? कौन सा एक मूल कण नहीं है? तो इसका सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है सो ये मूल कण नहीं होते हैं। आइए इसका हम लोग जो है सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के मुख्य घटक यानी कि मूल कण होते हैं, न्यूट्रॉन मूल कण नहीं है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है कि किस अणु का केवल एक इलेक्ट्रॉन है? केवल एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ये तो सभी मार देंगे कि हाइड्रोजन का है, यानी कि डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अतः इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ RRB चंडीगढ़ से पूछा गया 2003 में। और क्या है इसका देखिए, जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? तो ये पूछा गया है कि ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की जे थॉमसन ने? तो ये 1897 में की थी, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। दोस्तों अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो और सारे बुक्स को जो है सो हम जो है सो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आशा करेंगे कि आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा बुक आपको पढ़ना है और कौन से बुक की वीडियो आपको चाहिए। देखिए प्रसिद्ध ब्रिटिश
भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज कर विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी। इलेक्ट्रॉन और गैसों में विद्युत के चालन पर उसके काम को लेकर उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माफ़ कीजिएगा, तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको मैनेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि निरंतर बढ़ते रहने से ही हमें सिलेक्शन जो है सो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा या फिर कुछ कमी रह जाएगी। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 27 नंबर का RRB अजमेर से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण भाग लेते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा मूल कण भाग लेते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेते हैं? सभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं। प्रथम 2 कोषों के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये हम लोग सभी जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही लेते हैं। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन जो है सो भाग लेते हैं। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए, RRB पटना से पूछा गया, 2014 में पूछा गया। LP में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। क्या इलेक्ट्रॉन वहन करता है? 1 यूनिट ऋणावेश, या B 1 यूनिट धनावेश, या C नंबर में 1 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, या D नंबर में 2 यूनिट धनावेश। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर तो सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 1 यूनिट ऋणावेश जो है सो वहन करता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन परमाणु संरचना का एक प्रमुख मूल अस्थायी कण है। यह अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण है जिस पर 1 यूनिट ऋणावेश होता है। यह आवेश 1.60219 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। परमाणु क्रमांक के बारे में पूछा गया है, वो RRB अजमेर से पूछा गया है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित क्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर। तो पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक जो है सो आप सभी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की परमाणु क्रमांक जो होती है वो जो है सो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और ये जो है ए नंबर में है इसका आंसर। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर जो है तो ये होती है आपका जो है सो परमाणु क्रमांक की बात होती है। ठीक है, वैसे तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, आपका परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो इस हिसाब से आप, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इसका आंसर होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। किसी तत्व के परमाणु पर नाभिक, ये देखिए क्या है, किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक Z कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर वाला क्वेश्चन RRB इलाहाबाद से पूछा गया 2007 में। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु है। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु क्या है? ऋण आयन है, या धन आयन है, या फिर उदासीन आयन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। गलत बात है, हमने बोला कि ये नंबर नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन वाली बात है। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम जानबूझ के ए मारे हैं। इसका आंसर जो है आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होगा। बहुत लोग जैसे इलेक्ट्रॉन देख के जो है ऋण आवेश मारते हैं, इसीलिए हमने ऋण आवेश पे ही टिक किया। और हमारी भी मजबूरी थी कि हम भी मारते थे कभी, तो इसको जो है सो सही करने के लिए अब तक ये किया है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन आयन इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु है। ठीक है, धन आयन में इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है। इन्हें X+ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो आप देख लिए होंगे कि क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है धन आयन। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु क्या होता है? धन आयन होता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए इसका क्या है, परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं। क्या थोड़ा धुंधला आ गया है, लेकिन मैनेज करिएगा। धनात्मक रूप से, या ऋणात्मक रूप से, या द्विधनात्मक रूप से, या उदासीन से परमाणु विद्युत आवेशित होती है। इसका आंसर दीजिएगा। ये RRB गोरखपुर से परीक्षा पूछा गया है और ये 2006 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए उदासीन होता है, डी नंबर आंसर। और क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा परमाणु कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आवेश बराबर
तथा विपरीत प्रकृति के होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है। आंसर देख लिए होंगे, कोई बात नहीं, बट ये रिपीटेड था, इसीलिए हमने ये दिखाने के लिए ही आगे ऊपर किया है। देखिए, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर दोनों में पूछा गया 2012 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो हल्का कण कौन सा होता है? क्या ए नंबर में है न्यूट्रॉन, बी नंबर में है प्रोटॉन, सी नंबर में है इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि सी नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? सी नंबर, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों, कैसे होता है। देखिए, किसी परमाणु का सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है, जबकि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं। तो समझ में आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर देख लेने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर जो है वो दिया गया है आपके सहूलियत के लिए, और उसको तो बाद में हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको गैस करना है या फिर आपको ट्राई करना है कि आप बिना आंसर देखे ही टिक मारे। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और दिन ब दिन जो है सो आपका जो है सो ये नंबर जो है सो इंक्रीज होगा। इन सभी में से कौन सा आवेश रहित कण है? इन सभी में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो इसको देखना है। तो इसका क्या होता है? क्या अल्फ़ा है, या फिर बी में बीटा है, या सी में प्रोटॉन है, या फिर डी में न्यूट्रॉन है? तो कौन सा है इसका देखना है। तो इसका आंसर है क्या है कि डी नंबर है, न्यूट्रॉन। आवेश रहित कौन कौन है? न्यूट्रॉन है। तो 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए, न्यूट्रॉन जो है उदासीन आवेशहीन कण है। प्रोटॉन तथा अल्फा कण धन आवेश तथा बीटा कण ऋण आवेशित होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? न्यूक्लियर पावर रिएक्टरों में विखंडन पदार्थ के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टरों में न्यूक्लियर अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए शीशे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? अगला है ये ऑप्शन है 1 2 3 ए में है, या फिर बी में है 1 2, या सी में है 2 3, या डी में है 1 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या हो जाएगा? ए 1 2 3। ये RRB रांची में पूछा गया है क्वेश्चन 2014 में। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है सॉरी, इसका जो है सो 1 2 3 हो जाएगा ए। आइए इसका जो है सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। देखिए क्या है, उपर्युक्त तीनों कथन सही है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टरों में विखंडन पदार्थ के रूप में यूरेनियम 235 का, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का तथा अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए शीशे की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जो कि RRB पटना से पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्वों की कोटि में शामिल किया जा सकता है? तो कौन सी है? ए में है आर्गन है, बी में है एस्टेटिन है, सी में है कॉपर है, और डी में एल्युमिनियम है। तो कौन है? तो ये 35 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉपर है। क्या हो जाएगा? सी नंबर, कॉपर है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन है, कॉपर को संक्रमण तत्वों की कोटि में शामिल किया जा सकता है। संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनका सामान्य ऑक्सीकरण की अवस्था डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक अंशतः भरा होता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 36 नंबर है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरों से भिन्न है? तो कौन सा एक दूसरों से भिन्न है? तो इसमें है ए नंबर में है कैथोड किरण कणों, बी नंबर में है प्रकाशित इलेक्ट्रॉन, सी नंबर में है अल्फा किरणें, या डी नंबर में तापीय इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? ये RRB मुंबई 2006 में पूछा गया है, RRB कोलकाता 2014 में पूछा गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्फा किरणें। तो क्या है? देखिए, कैथोड किरण के कण, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन तथा तापीय इलेक्ट्रॉन, ये तीनों ऋण आवेशित होते हैं, जबकि अल्फा किरण धन आवेशित होती है, और इन कणों पर 2 यूनिट धन आवेश होता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अल्फा कण तथा प्रोटॉनों के भारों का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात क्या होता है? 4:1
इसको याद कर लीजिए या फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए आरआरबी मुंबई में 2006 में पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन है ये देखिए अल्फ़ा, ये देखिए अल्फ़ा कणों का द्रव्यमान 6.64 × 10⁻⁻27 kg तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है। अतः अल्फा का तथा प्रोटोनों के भारों का द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ये इससे ये कट गया और इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 4:1। ये 4 बार में कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4:1। अतः दोनों कणों के द्रव्यमान यानी कि भार में अनुपात 4:1 होता होगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? ये आरआरबी अजमेर से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? नाभिक संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो ये आप समझ सकते हैं, इसका कार्य क्या होता है? मंदक के रूप में कार्य होता है। यानी कि क्या कह रहा है? न्यूट्रॉनों को आवेशित करना, अवशोषित करना। बी नंबर में है न्यूट्रॉनों को त्वरित करना। सी नंबर में न्यूट्रॉनों को उत्पन्न करना। या डी नंबर में है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। तो डी नंबर हो जाएगा। यानी कि इसका मंदक के रूप में क्या होता है? उपयोग होता है मंदक के रूप में। तो हम सभी जानते हैं इसका उपयोग किससे होता है? नाभिक संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में मंदक धीमा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, न्यूट्रॉनों को धीमा करना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना नाभिक संयंत्र में मॉडरेटर मंदक का कार्य होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है। ए नंबर में है केवल विद्युतीय क्षेत्र से, बी नंबर में केवल चुंबकीय क्षेत्र से, सी नंबर में विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र से, डी नंबर में या तो विद्युतीय क्षेत्र से या या चुंबकीय क्षेत्र से। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है, किससे होती है? तो आप समझ, इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे कि सी नंबर होगा कि दोनों क्षेत्र से संबंधित होती है। यानी कि विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र से होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस हिसाब से भी आप इसको याद भी रख सकते हैं। देखिए क्या है कि विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण प्रभावित होते हैं, उनमें यह प्रभाव गति में विचलन के रूप में भी होता है। गति में विचलन आवेशित कण के आवेश, द्रव्यमान आदि पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। इस पर 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणावेश होता है। इसी कारण यह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में प्रभावित होता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुंच गए और आशा करेंगे कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ लेंगे। क्या है कि नाभिकीय प्रतिक्रिया का क्रांतिक भार है। नाभिकीय प्रतिक्रिया का क्रांतिक भार है। ये चेन्नई एयरपी में 2010 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन आरंभ होने का आरंभिक भार। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये कह रहा है कि नाभिकीय प्रतिक्रिया का क्रांतिक भार या द्रव्यमान यानी कि क्रिटिकल मास यूरेनियम की वह मात्रा या भार है जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। ये इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है कि क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर बदल जाती है लेकिन वह स्वयं रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं होता है, क्या कहलाता है? इसी को तो कहते हैं उत्प्रेरक। यानी कि वो उत्प्रेरक क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर सकता है या फिर उसको धीमा कर सकता है। तो इसीलिए लेकिन वो जो है उस रासायनिक अभिक्रिया में उसका स्वयं का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आरआरबी 2006 में पूछा गया है कोलकाता से। देखिए क्या है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर में परिवर्तित कर दें परंतु स्वयं क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। आइए इसका अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम आपके सब्सक्राइब जो आप करेंगे उसी से मोटिवेट होते हैं। आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और लोगों तक पहुंचेगा। कंटेंट कंजूसी करने की कोशिश ना करें सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पॉकेट से कुछ भी नहीं जाता है, बस ये है कि हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। यदि 1 लीटर नाइट्रोजन में x अणु है तो तापमान एवं दाब की उन्हीं स्थितियों में ऑक्सीजन के 3 लीटर में ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे? ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। देखिए इसका आंसर होता है D3x। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? D3x हो जाएगा। और आइए इसका जो है सो हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इसमें है अवोगाद्रो नियम के अनुसार समान तापमान तथा दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अतः 1 लीटर नाइट्रोजन में x अणु है
तो 1 लीटर ऑक्सीजन में भी एक x अणु होंगे। चूँकि 1 लीटर ऑक्सीजन में अणु बराबर x, 3 लीटर ऑक्सीजन में अणु बराबर 3x, अतः अभी उत्तर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे आंसर आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये RRB इलाहाबाद से पूछा गया है 2004 में। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यौगिक में 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन और 53.3% ऑक्सीजन है। इसका वाष्प घनत्व 30 है। इसका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आणविक सूत्र पूछा गया है, जो कि इसके जो है सो यौगिकों के कार्बन प्रतिशत, हाइड्रोजन प्रतिशत और ऑक्सीजन प्रतिशत के अनुसार निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा B CHO दिया है जो है, और सॉरी D है C3H6O3। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका क्या है, C3H6O6। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। इसीलिए दोस्तों बार बार रिपीट होने से क्या है, क्वेश्चन जो है सो आपके दिमाग में छप जाएगा, और बार बार आप जो है सो उसको रिवीजन करते रहेंगे तो क्वेश्चन जो है सो भूल की भी गलती नहीं होगा एग्जाम में। कार्बन का आणविक भार कितना होता है, 12 होता है, ये सभी जानते हैं। उसके बाद आइए अगला हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का आणविक भार क्या होता है, 1 होता है, 1 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का आणविक भार 16 ग्राम होता है। यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत क्रमशः 40, 6.7 और 53.3% तथा यौगिकों में इन तीनों अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 ग्राम गुना 1 मोल बटा 12 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, 3.33 मोल हो जाएगा कार्बन। और अगला हम लोग देखिए हो जाएगा। तो अब जो है इस हिसाब से इसका कैसे निकलेगा कि हाइड्रोजन जो निकलेगा 6.7 इंटू 1 मोल बटा 1 ग्राम बराबर 6.7 मोल। ऑक्सीजन जो है 53 ग्राम जो है हो जाएगा, और गुना 1 मोल, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है, उस हिसाब से हाइड्रोजन का होता है, और सारे का निकाल लेंगे 3.3 ऑक्सीजन का हो जाएगा मोल। तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, ये कार्बन का कितना हो जाएगा 3.3, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जैसा कि देख सकते हैं ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 3.3। तो इस हिसाब से C3H6O6 जो O3 ये जो है सो हमारा फॉर्मूला बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ है, तो इसको जो है सो अच्छे से देखिएगा। ये जो है Fe3O4 एक आयरन निम्नलिखित में संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा संयोजकता प्रदर्शित करता है, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर जो है C नंबर है 2 और 3। क्या है, 2 और 3। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते क्या है। देखिए, Fe3O4 एक मिश्रित संयोजकता वाला यौगिक है। Fe3O4 यौगिक में आयरन की संयोजकता 2 तथा +2 तथा +3 दोनों होती है। ठीक है, आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर में क्या RRB गोरखपुर से है, 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रवृत्ति की समानता रखता है क्या, क्षार धातु में, या फिर अक्रिय गैसों से, या फिर क्षारीय मृदा धातु से, या हैलोजन से। तो हाइड्रोजन की बोल रहा है, तो ये कौन सी है, फर्स्ट ग्रुप वाली, जिसको कि क्षार धातु बोला जाता है। ठीक है, क्षार धातु जिसको कि इसको क्या बोला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास, यानी कि क्षार धातु में तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन जो है सो हैलोजन ग्रुप होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो जो है अपना जो है जो ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हैलोजन से ही जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण जो सो वीडियो को हमें बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो है सो बहुत ज़्यादा वीडियो होगा तो ये अच्छा नहीं होगा, और जो है सो आपको जो है सो सहूलियत नहीं होगी। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें और लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों तक, ताकि जो है सो हमारा रीच बढ़ेगा, और जो है सो हम जो है आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है सो आपके लिए बना के लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।